नमस्कार। भारत के पहले और यकीनन सबसे विशाल साम्राज्य के इस विस्तृत विश्लेषण में स्वागत है। आज हम इतिहास के उन 137 सालों की गहराई में जाने वाले हैं जिन्होंने सच में इस पूरे उपमहाद्वीप का नक्शा ही बदल कर रख दिया था। और ध्यान रहे, ये सिर्फ राजा महाराजाओं या तलवारों की कहानी नहीं है। ये एक पूरे सिस्टम के बनने, अपनी चरम सीमा को छूने और फिर ताश के पत्तों की तरह बिखर जाने की एक बेहद दिलचस्प गाथा है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। 50 लाख वर्ग किलोमीटर, अब ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। जरा सोचिए, आज के भारत के कुल क्षेत्रफल से भी कहीं ज्यादा बड़ा इलाका। अपने सबसे सुनहरे दौर में इस साम्राज्य ने 5 आधुनिक देशों को अपने अंदर समेट रखा था: भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल। मतलब उस जमाने में इतने बड़े पैमाने पर एक छत्र राज चलाना वाकई एक प्रशासनिक चमत्कार था। आज के इस एक्सप्लेनर का एजेंडा कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम अतीत को डिकोड करेंगे, फिर पहला अंक साम्राज्य का उदय, उसके बाद दूसरा अंक एक सेतु या पुल की तरह काम करने वाला दौर, फिर तीसरा अंक महान परिवर्तन, और अंत में इसके प्रशासन और पतन की बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले भाग से, अतीत को समझना। अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि भाई 322 ईसा पूर्व, मतलब आज से हजारों साल पहले की इतनी बारीक डिटेल्स आज हमारे पास हैं कैसे? इसके 3 मेन पिलर्स हैं। पहला है साहित्यिक साक्ष्य यानी लिटरेचर। इसमें चाणक्य का मास्टरपीस अर्थशास्त्र, हमारे पुराण और विशाख दत्त का ड्रामा मुद्रा राक्षस शामिल है। दूसरा पिलर है विदेशियों का नजरिया, खास तौर पे सेल्यूकस निकेटर के राजदूत मेगास्थनीज की लिखी इंडिका। और तीसरा और शायद सबसे सॉलिड पिलर है पुरातात्विक साक्ष्य, जैसे अशोक के शिलालेख। वैसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, इन शिलालेखों की भाषा को 1837 में जाकर जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार डिकोड किया था। मतलब उसके बाद ही जाकर इस साम्राज्य की असली भव्यता दुनिया के सामने आ सकी। चलिए आगे बढ़ते हैं अंक 1 की तरफ, साम्राज्य का उदय। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक भयंकर बदले की आग से। उस वक्त मगध पर नंद वंश का राज था और उनका राजा घनानंद बेहद घमंडी और अत्याचारी था। जब दरबार में एक बेहद कुशाग्र और तेज तर्रार ब्राह्मण आचार्य चाणक्य का बहुत बुरा अपमान किया गया तो उन्होंने कसम खाई और चंद्रगुप्त नाम के एक युवा को इस काम के लिए तैयार किया। ये एक गुरु के शातिर दिमाग और एक शिष्य के बाहुबल का ऐसा खतरनाक कॉम्बिनेशन था जिसने 322 ईसा पूर्व में उस विशाल नंद वंश को जड़ से उखाड़ फेंका। और बस यहीं से पड़ी मौर्य साम्राज्य की नींव। और ये ऐतिहासिक घटना बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि कूटनीति यानी डिप्लोमेसी असल में क्या होती है। सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर के साथ एक जबरदस्त ट्रीटी हुई। निकेटर ने बिना ज्यादा खून खराबे के काबुल, कंदार, हेरात और बलूचिस्तान सौंप दिए और कहा जाता है कि अपनी बेटी की शादी भी चंद्रगुप्त से कर दी। और इसके बदले में चंद्रगुप्त ने क्या दिया? 500 जंगी हाथी। जरा इस डील के बारे में सोचिए। हाथियों के बदले आज के 4 देशों के बराबर का इलाका ले लेना, ये उस समय का एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। लेकिन इतिहास की सबसे बड़ी विडंबना देखिए, करीब 24 साल तक इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने सब कुछ छोड़ दिया। एक ऐसा अजेय योद्धा जिसने अपनी तलवार के दम पर उपमहाद्वीप को झुका दिया था, उसने अचानक अपना सिंहासन त्याग दिया। उन्होंने जैन धर्म अपना लिया, कर्नाटक के श्रवण बेलगोला चले गए और वहां संथारा नाम की प्रथा के तहत उपवास रखकर बेहद शांति से अपनी जान दे दी। मतलब एक बेहद हिंसक शुरुआत का इतना शांत अंत। अब आते हैं दूसरे अंक पर, द ब्रिज यानी सेतु। होता क्या है ना कि एक बहुत ही महान संस्थापक पिता और एक वर्ल्ड फेमस पोते के बीच जो बीच वाली पीढ़ी होती है, उसका नाम कहीं दबसा जाता है। और यही हुआ बिंदुसार के साथ। हालांकि उन्हें अमित्रघात कहा जाता था, जिसका मतलब है शत्रुओं का नाश करने वाला। अब देखिए, बिंदुसार का अचीवमेंट ये नहीं था कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा नया इलाका जीत लिया, बल्कि उनका सबसे बड़ा अचीवमेंट ये था कि उन्होंने उस 50 लाख वर्ग किलोमीटर की विशाल मशीनरी को टूटने नहीं दिया, उसे एकदम मजबूती से जोड़कर रखा। और इस बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि उनका शासनकाल सिर्फ बाउंड्री बचाने तक सीमित नहीं था। उन्होंने तक्षशिला में हुए 2 बड़े विद्रोहों को बड़ी चतुराई से दबाया। और उनकी फॉरेन डिप्लोमेसी, वो तो और भी कमाल थी। सीरिया के राजा को उन्होंने बाकायदा एक लेटर लिखकर 3 चीजें मांगी थीं: सूखी अंजीर, अंगूरी शराब और एक दार्शनिक यानी फिलोसोफर। सीरिया से दार्शनिक तो नहीं आया, लेकिन ये चीज दिखाती है कि उस वक्त के इंटरनेशनल रिलेशंस कितने एडवांस थे। और हाँ, आध्यात्मिक रूप से बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानते थे। इसके बाद शुरू होता है हमारा तीसरा अंक,
महान परिवर्तन। यहां से कहानी में आता है सबसे बड़ा और ड्रामेटिक ट्विस्ट। गद्दी पर बैठे अशोक, और उन्होंने साम्राज्य की ताकत को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया। लेकिन एक अकेला राज्य था जो अभी भी उनकी पकड़ से बाहर था, और वो था कलिंग। अब सवाल ये है कि जब एक न रुकने वाले अजेय साम्राज्य के सामने एक न झुकने वाला राज्य खड़ा हो जाए तो क्या होता है। कलिंग ने हार मानने से इनकार कर दिया, और फिर 261 ईसा पूर्व में जो हुआ उसने इतिहास का रुख हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। 2.5 लाख, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये कलिंग युद्ध में मारे गए लोगों का एक खौफनाक अनुमान है। इसमें लगभग 1 लाख मौर्य सैनिक और 1.5 लाख कलिंग के आम नागरिक शामिल थे। मौर्यों की उस विशाल मिलिट्री मशीन ने जंग तो जीत ली थी, लेकिन इस बेतहाशा खून खराबे और तबाही ने जीतने वाले के अंदर कुछ बहुत गहरा हमेशा के लिए तोड़ दिया था। तो सबसे अहम बात यह है कि इतनी लाशें देखकर अशोक के दिमाग में एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल शिफ्ट आया। अशोक का 13वां वृहत शिलालेख इसी बात का सबसे बड़ा सबूत है। ये उनका सबसे लंबा शिलालेख है जिसमें इस युद्ध का जिक्र है और उनके गहरे पछताव की बात लिखी है। जरा सोचिए, इतिहास में ऐसा कितनी बार होता है कि एक सर्वशक्तिमान राजा अपने सबसे बड़ी फौजी जीत के बाद सबके सामने अपनी गलती माने और इतना बड़ा रिग्रेट दिखाए। और इस एक घटना ने सब कुछ बदल कर रख दिया। अशोक ने तय किया कि वो अब कभी तलवार नहीं उठाएंगे। बौद्ध भिक्षु उपगुप्त के मार्गदर्शन में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। अब सैन्य विजय की जगह धम्म विजय ने ले ली थी। शांति और धम्म का ये मैसेज फैलाने के लिए बड़े बड़े पत्थरों और खंभों पर संदेश लिखवाए गए। कहा जाता है कि करीब 84,000 स्तूप बनवाए गए, और तो और दुनिया भर में शांति दूत भेजे गए। ये एक अकल्पनीय ट्रांसफॉर्मेशन था। अब हम आते हैं अपने 5वें और आखिरी भाग पर, प्रशासन और पतन। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर इतने बड़े उपमहाद्वीप का डेली एडमिनिस्ट्रेशन चलता कैसे था। बिल्कुल आज के बड़े देशों की तरह इस पूरे साम्राज्य को 5 बड़े प्रांतों में बांटा गया था, जिन्हें चक्र कहते थे। ये थे उत्तरापथ यानी तक्षशिला का इलाका, अवंतीर था यानी उज्जैन, कलिंग या तोसाली, दक्षिणापथ यानी सुवर्णगिरी, और प्राची यानी पाटलिपुत्र। इन चक्रों को ज्यादातर शाही राजकुमार ही कंट्रोल करते थे। सच कहूं तो वो एक बेहद वेल ऑर्गेनाइज्ड और सेंट्रलाइज सिस्टम था जो किसी मॉडर्न मशीनरी से कम नहीं था। लेकिन दिक्कत यह है कि कोई भी सेंट्रलाइज सिस्टम तभी तक काम करता है जब तक सेंटर में बैठा इंसान ताकतवर हो। अशोक के जाने के बाद दशरथ जैसे जो उत्तराधिकारी आए वो इतने बड़े साम्राज्य का भार नहीं उठा सके। इतनी लंबी चौड़ी सरहदों को सुरक्षित रखना और एक विशाल सेना को पालना कमजोर राजाओं के बस की बात बिल्कुल नहीं थी। नतीजा, 137 साल के शानदार शासन के बाद 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य राजा बृहद्रथ की उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर दी, और एक झटके में इस महान साम्राज्य का पतन हो गया। मौर्य साम्राज्य की कहानी शुरू हुई थी एक खौफनाक बदले और तलवार की धार से, लेकिन अपने चरम पर पहुंचकर यह दुनिया के लिए शांति का एक बहुत बड़ा प्रतीक बन गई। तो इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बड़ा सवाल हम सबके सामने है। क्या एक साम्राज्य की असली महानता इस बात से तय होती है कि उसने अपनी ताकत से कितने बड़े इलाके पर कब्जा किया, या फिर इस बात से कि उसने दुनिया को शांति और आत्मचिंतन की कैसी विरासत दी? ये सोचने वाली बात है। इसी सवाल के साथ आज का ये एक्सप्लेनर हम यहीं खत्म करते हैं। इतिहास के पन्नों में ऐसी ही और कई कहानियां छुपी हैं, उन पर विचार करते रहिए।